अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 26 सितंबर 2020 मुताबिक 8 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा के सफ़े अव्वल की पहली खबर में किसान समाज का एहतजाज नुमाया किया गया है। तफसील के मुताबिक पार्लियामेंट में ज़राई इस्लाहात से मुतालिक बिलों की मंजूरी के खिलाफ मुख्तलिफ किसान तंजीमों ने जुमे के रोज़ मुल्क भर में सड़क जाम और बंद का एहतमाम किया। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, मगरबी बंगाल और दीगर रियासतों की अहम कौमी और रियासती शाहराहें जाम रहीं। कई रियासतों में पुलिस ने सड़क का जाम हटाने के लिए मुजाहिरीन पर ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन किसान अपनी जगह पर डटे रहे। वहीं शिरोमणि अकाली दल के सरकर्दा लीडर सुखबीर सिंह बादल ने भी इस बिल पर तल्ख तबसरा करते हुए कहा, एक न्यूक्लियाई बम से अमेरिका ने जापान को हिलाया था, अब अकाली दल के बम ने पीएम मोदी को हिला दिया। वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में महकमे इत्तलात और राब्ता अम्मा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंफॉर्मेशन कैंपस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, मीडिया मवासिलात का एक ताकतवर जरिया है, इस जरिए को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। जर्मनी अदालत ने 5 साल तक चली समाअत के बाद एक मस्जिद से अजान की आवाज पर रोक लगाने पर मबनी दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। मौसूल खबर के मुताबिक मकामी बाशिंदों ने 2015 में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मस्जिद में अजान देने से फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी गई थी और अदालती कार्रवाई शुरू हो गई थी। सफ़े के ज़ेली हिस्से में बिहार असेंबली इंतखाबात की खबर शाया हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार असेंबली इंतखाबात को मुलतवी करने वाली दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। अब बिहार कानून साज असेंबली की सभी 243 सीटों के लिए इलेक्शन 3 मरहलों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को होंगे, जबकि वोटों की गिनती 10 नवंबर को की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से क्वारंटाइन वोटर या तो पोस्टल बैलेट के जरिए वोट दे सकते हैं या वो इंतखाबात के आखिरी दिन अपने पोलिंग बूथ पर सेहत के ओहदेदारों की निगरानी में वोटिंग करेंगे। इसके अलावा मारूफ गुलकार SP बाला सुब्रमण्यम के इंतकाल की खबर भी सफ़े अव्वल पर मौजूद है। नाज़रीन, अवधनामा के सफ़ा जहानुमा पर शाये पहली खबर के मुताबिक आलमी बैंकों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक अमेरिकी इंटरनेट मीडिया कंपनी और तहकीकाती सहाफियों की रिपोर्ट में पाकिस्तान के 6 बैंकों के नाम भी सामने आए हैं। जिन पाकिस्तानी बैंकों पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं उनमें अलाइड बैंक, यूनाइटेड बैंक, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, बैंक अल फलाह, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और हबीब बैंक शामिल है। अमेरिकी इंटरनेट मीडिया कंपनी बिस्फीट और तहकीकाती सहाफियों के बैन अक़वामी ICIJ की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 170 मुल्कों के मुख्तलिफ बैंकों के जरिए 2 खरब डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा है कि अफगान अवाम किसी दूसरे मसले के हल से कबल फौरी जंगबंदी और तशद्दुद का खात्मा चाहते हैं। बुध को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपने वर्चुअल खिताब में सदर अशरफ गनी ने कहा कि एक रियासत और माशरे की हैसियत से हमने तालिबान के साथ बराह रास्त अमन मुज़ाकरात शुरू करने जैसे मुश्किल फैसले किए हैं। अशरफ गनी का खिताब एक ऐसे वक्त में हुआ है जब दोहा में अफगान धड़ों और तालिबान के दरमियान बैनुल अफगान मुज़ाकरात जारी हैं, ताहम जंगबंदी पर ताहाल इत्तिफाक राय नहीं हो सका है। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ममलकत बराए उमूर खारजा अनवर करकाश ने जुमेरात के रोज एक बयान में कहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात फलस्तीनियों की हिमायत और उनके लिए अमन के हुसूल का ख्वाह रहेगा। करकाश ने 2 रियासती हल की हिमायत में मुत्तहिदा अरब इमारात के मौक़िफ़ पर जोर देते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के माबैन अमन मुआहिदा 2 तरफा ताल्लुकात का नया बाब है, जिसके नतीजे में खित्ते के इस्तेहकाम को फरोग और अमन को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। रूस के सदर पुतिन को सन 2021 के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया है। रूस के मारूफ मुसन्निफ सर्गेई कुमको ने मिस्टर पुतिन को इस इनाम के लिए नामजद किया है। रूस की हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि इस ओहदे के नामजद अफराद के इंतखाब के लिए कुछ तरीक़ेकार हैं। अगर इस सिलसिले में कोई फैसला किया जाता है तो बेहतर होगा और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। इस सिलसिले में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। कबल अज़ीम 9 सितंबर को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नॉर्वे की पार्लियामेंट ने नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया था। मिस्टर ट्रंप को इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात UAE के माबैन अमन मुआहिदे में अहम किरदार अदा करने के लिए नामजद किया गया है। मिस्टर ट्रंप को अगर यह नोबेल इनाम मिलता है तो वो मुसलसल दूसरे अमेरिकी सदर होंगे जो इस इनाम से नवाजे जाएंगे। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का कहना है कि उनकी जमात का कोई रुकन आइंदा इनफरादी, जमाअती या जाती सतह पर अस्करी और मुतल्लिका एजेंसियों के नुमाइंदों से मुलाकात नहीं करेगा। जुमेरात को समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने एक पैगाम में साबिक वजीर आजम का कहना था कि हालिया वाकयात से एक बार फिर साबित होता है कि किस तरह बाज मुलाकातें 7 पर्दों में छुपी रहती हैं और किस तरह बाज की तशहीर करके मर्जी के मुताबिक मानी पहनाए जाते हैं। यह खेल अब बंद होना चाहिए।
नाजरीन इकराम 26 सितंबर 2020 के अवधनामा के सफ़ा 3 पर पहली खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकारी रिहाइश गाह पर वर्चुअल के जरिए ज़राई साइंस मरकज हापुड़ के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग अवाम को मुआनविन और ज़राई साइंस मरकज संभल बुलंदशहर और मुरादाबाद दोयम के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंगों का संग बुनियाद रखा। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि हमारा किसान तरक्की याफ्ता किसान है, वो नई तहकीक चाहता है, नए तौर तरीके के साथ अपनी खेती को आगे बढ़ाना चाहता है। वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी ने साल 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का हदफ मुकर्रर किया है। हर किसान को उसकी पैदावार का कम से कम सहारा कीमत हासिल हो सके, इस पर जोर दिया गया है। एक दूसरी खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जौनपुर और देवरिया के मुख्तलिफ तरक्कियाती प्रोजेक्ट अवाम को मुआनविन और उनका संग बुनियाद भी रखा। वजीर आला के जरिए जिला जौनपुर की तकरीबन 36 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से 36 प्रोजेक्ट अवाम को मुआनविन किए गए और तकरीबन 91 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से 44 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा गया। उन्होंने जिला देवरिया के 28 प्रोजेक्ट अवाम को मुआनविन किए। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 82 करोड़ 33 लाख की लागत से तैयार किए गए हैं। उन्होंने 131 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इसकी तामीर पर 382 करोड़ 84 लाख रुपए से ज्यादा की रकम खर्च होने के इम्कानात हैं। वज़ीर आला ने इस मौके पर जिला जौनपुर और देवरिया की तरक्की से मुतालिक मुतअद्दिद ऐलानात भी किए। उन्होंने कलीचाबाद में दरिया गोमती पर पुल की तामीर का ऐलान करते हुए कहा कि यह पुल राजा यादवेंद्र दत्त दुबे के नाम पर तामीर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कानपुर शहर और लखनऊ में इजाफी तिब्बी अहलकारों की तैनाती करते हुए तिब्बी निजाम को मुस्तहकम बनाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि RMLIMS में दस्तयाब 300 बेड की इमारत को एक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के तौर पर चलाया जाए। वजीर आला आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कोविड अस्पतालों में सभी अद्वियात और दीगर तिब्बी अशिया की बेहतर दस्तयाबी बनाए रखने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से जिला सतह पर बातचीत के साथ साथ CM हेल्पलाइन के तवस्सुस से भी राबता कायम रखते हुए उनकी सेहत की मुसलसल मालूमात हासिल की जाए। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड होम जनाब अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि वजीर आला ने कहा है कि सनअती यूनिटों को कोविड-19 के रहनुमा खतूत के मुताबिक ही चलना चाहिए। उसकी निगरानी बाकायदगी से की जाना चाहिए। खुद कफील भारत पैकेज का पूरा फायदा हासिल करने के लिए बैंक ओहदेदारों के साथ मीटिंग में मनसूबा बंद अंदाज में कार्रवाई की जाए। जनाब अवस्थी ने कहा दाखिला की जानिब से दफा 188 के तहत 2,29,886 FIR दर्ज करके 4,43,446 अफराद को नामजद किया गया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि गुज़श्ता रोज एक ही दिन रियासत में कुल 1,64,742 नमूनों की जांच की गई है। रियासत में अब तक मजमूई तौर पर 93,10,258 नमूनों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 4,519 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत में 6,075 अफराद का इलाज किया गया। अब रियासत में रिकवरी रेट 86.82% हो गया है। उत्तर प्रदेश के वजीर जल शक्ति डॉक्टर महेंद्र सिंह ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर रायबरेली रोड पर वाक़ दीनदयाल उपाध्याय पार्क में कायम उनके मुजस्समे की गुलपोशी कर खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक मजबूत और मुस्तहकम हिंदुस्तान के तलबगार थे, जिसमें समाज के आखिरी पायदान के फर्द की भी हमजहत तरक्की मुमकिन हो सके। अवधनामा के इदारती सफ़े पर शायर डॉक्टर सलीम खान का मजमून बिहार इंतखाब से मुताल्लिक है, जिसमें वो लिखते हैं बिहार के अंदर सूबा इंतखाब का गैर रस्मी बिगुल कब का बच चुका था। सारी सियासी जमातों ने तैयारी शुरू कर दी थी। शाहजी के बाद नीतीश कुमार भी मजाजी रैली से फारिग हो चुके हैं। रियासत के अवाम सैलाब से परेशान और रहनुमा सियासत के गंदे तालाब में डुबकी लगा रहे हैं। इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने बिहार की 243 सीटों पर पोलिंग का ऐलान कर दिया। इंतखाबात 3 मराहिल में कराए जाएंगे। पहले मरहले में 71 सीटों की पोलिंग 31,000 पोलिंग स्टेशन पर होगी। इसके बाद दूसरे मरहले में 94 सीटों के लिए 42,000 पोलिंग स्टेशन पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे मरहले में 78 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 33,500 पोलिंग स्टेशन पर होगा। नामजदगी के वक्त सिर्फ 2 अफराद उम्मीदवार के साथ मौजूद होंगे। कोरोना के बावजूद ये इंतखाब बीजेपी के लिए गैर मामूली अहमियत के हामिल है, क्योंकि सन 2019 का कौमी इंतखाब जीतने के बाद वो लगातार 4 सूबाई इंतखाबात में शिकस्त से 2-4 हो चुकी है। अवधनामा के सफ़ा 5 पर
جامعہ ملیہ کے اسلامک اسٹڈیز شعبے کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد نعیمی کا مضمون اسلام ہمیشہ رحم و کرم کی نصیحت اور ظلم و ستم کی ممانعت کرتا ہے شائع ہوا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں: حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کردہ جملہ ارشادات عالیہ میں بہت ہی مانوس و مؤثر انداز میں اللہ کے بندوں سے رحمت و شفقت کا سلوک کرنے، مخلوق خدا پر مہربانی کرنے اور ان کی مدد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہمدردی کا حقدار ہے، چاہے اس کا تعلق کسی قوم و مذہب سے ہو، اور اس کی رحمت کے حقدار وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس کی مخلوق کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اسلام میں دوسروں کی مدد اور ہمدردی کو اتنی عظیم اہمیت دی گئی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمدردی و مدد کرنے کے مثل قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا مضمون پروفیسر محمد مجیب الحق کا نئی تعلیمی پالیسی پر ہے، جس کا اردو ترجمہ سید قمر الاسلام نے کیا ہے۔ تحریر کا یہ حصہ ملاحظہ ہو: نئی تعلیمی پالیسی نے محبان اردو کو گوناگو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہاں یہ حقیقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ خالص ہندوستانی زبان ہونے کے باوجود اردو کو اب تک کسی بھی ریاست میں سرکاری زبان کا درجہ نہیں دیا جا سکا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ 66 صفحے کے اس طویل تعلیمی نقشے میں کسی ایک مقام پر بھی اردو کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اتنے واضح انداز میں اردو کو غائب کر دینے کی وجہ سے مودی حکومت کو چوطرفہ تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ایم صلاح الدین کی کتاب چراغ آگہی پر عماد الدین اختر کا تبصرہ بھی اسی صفحے پر موجود ہے۔ عوضنامہ کے صفحہ آخر پر شائع پہلی رپورٹ کے مطابق مرکزی حکومت کی جانب سے زراعت سے متعلق پاس کیے گئے متنازعہ بل کے خلاف آج تمام اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ بھارتیہ کسان یونین کا ملک گیر بند کا خاصا اثر دکھائی دیا۔ پولیس کے بے حد مستعد رہنے کے باوجود کئی جگہوں پر سڑک جام کرنے کی کوشش کی گئی۔ بھارتیہ کسان یونین کے بینر کے نیچے مغربی اتر پردیش میں بھی کسان متنازعہ بلوں کی مخالفت میں سڑکوں پر اترے۔ لکھنؤ سے منسلک بارہ بنکی کے ساتھ ہی باغپت مرزا پور میں بھی کسان احتجاج کر رہے تھے۔ لکھنؤ کے موہن لال گنج میں بڑی تعداد میں کسان تحصیل پہنچے۔ بارہ بنکی میں سینکڑوں کی تعداد میں کسان اجودھیا لکھنؤ ہائی وے کو جام کر دیا، جس کی وجہ سے راہگیروں کو کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ کسانوں کا الزام ہے کہ مرکزی حکومت کی جانب سے پاس کیے گئے زراعت سے متعلق بل سے کم از کم سہالہ قیمت کا نظم ختم ہو جائے گا اور زرعی شعبہ بھی ملک کے بڑے کاروباریوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ تینوں بل واپس لیے جانے تک وہ اپنی لڑائی جاری رکھیں گے۔ مرکزی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے پرینکا گاندھی نے ٹویٹ کیا کہ کسانوں سے MSP چھین لی جائے گی، انہیں کانٹریکٹ فارمنگ کے ذریعے کھرب پتیوں کا غلام بننے پر مجبور کیا جائے گا، نہ قیمت ملے گی اور نہ ہی عزت، کسان اپنے ہی کھیت میں مزدور بن کر رہ جائیں گے۔ کانگریسی قومی جنرل سیکریٹری اتر پردیش کی انچارج پرینکا گاندھی نے کسانوں کے مسائل پر ٹویٹ کر کے مرکزی حکومت پر سوال اٹھایا ہے۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ حکومت نجکاری کرنا چاہتی ہے، ہم کسانوں اور ملک کی عوام کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ آل انڈیا شیعہ پسند اللہ بورڈ کے جنرل سیکریٹری و ترجمان مولانا یعقوب عباس نے جناب راجناتھ سنگھ وزیر دفاع سے گزارش کی ہے کہ یہ سفر کا مہینہ ہے جس میں امام حسین علیہ السلام و کربلا کے شہیدوں کا چہلم ہوتا ہے، جن کی یاد میں مجلسیں اور شب بیداریوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس سال کورونا وبا کی وجہ سے کوئی بھی مجلس کا پروگرام نہیں ہو پایا ہے۔ آپ وزیر دفاع کے ساتھ ساتھ لکھنؤ سے ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں، لہذا آپ سارے امام باڑوں، مسجدوں اور کربلاؤں کو کھلوانے کا آدیش کریں تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے مجلسیں، شب بیداریوں کا انتظام ہو سکے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ مسٹر اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ بی جے پی کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے کسان افسردہ ہے، وہ خودکشی کر رہا ہے، نوجوانوں کے لیے کوئی روزگار نہیں ہے، غربت سے دو چار لوگوں کی کوئی حمایت نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ سماجوادی پارٹی کی حکومت کے قیام کے بعد کسانوں کو ان کے حقوق ملیں گے، ان کے تمام مسائل حل ہوں گے اور نوجوانوں کے لیے روٹی روزگار کا نظام ہوگا۔ اب مسٹر یادو آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کسانوں سے مخاطب تھے۔ انہوں نے کہا کہ سماجوادی پارٹی کسانوں کی آواز دبنے نہیں دے گی۔ پنجاب حکومت کے وزیر خزانہ مسٹر منپریت سنگھ بادل نے آج ریاستی کانگریس ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ پنجاب حکومت کسان کے خلاف نئے قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی۔ گولڈن فیوچر ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام مدرسہ ریاض الجنہ برولیا ڈالی گنج میں بعنوان سابق نائب ناظم ندوۃ العلماء مفتی محمد ظہور ندوی مائناز شخصیت کے آئینے میں منعقدہ جلسے کا آغاز ہوا۔ مولانا ڈاکٹر سعید الرحمان اعظمی ندوی مدد اللہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ 8 دہائیوں پر مشتمل مفتی محمد ظہور ندوی کی زندگی کا ہر ورق علم و دین کی خدمت سے عبارت ہے۔ آپ کا وجود ایک ایسا سایہ دار درخت تھا جس کے نیچے نسلیں پروان چڑھی، ایسا چشمہ صافی تھا جس سے تشنگان علم و فقہ سیراب ہوئے۔
ہوئے ایسا آفتاب تھا جس سے ایک عالم منور ہوا. انہیں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کی شفقتیں حاصل تھیں. وہ اکابرین ندوہ کے جانشین، مسائل فقہ کے بحر بیکراں، علماء سلف کا نمونہ اور تواضع و خاکساری میں اپنی مثال آپ تھے. لکھنؤ سے ڈور بیل آن لائن گروسری اسٹور کے سبھی اراکین شہیدان کربلا کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں. ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں.